आज हम आयुर्वेद के खजाने से एक ऐसी जड़ी बूटी की कहानी में उतरेंगे जिसका नाम है पाठा। हमारे पास जो स्रोत हैं वो पूरी तरह से इसके आयुर्वेदिक पहलुओं पर ही फोकस्ड हैं, लेकिन हमारा मकसद सिर्फ इसके फायदे गिनाना नहीं है, बल्कि इसकी कह सकते हैं पूरी शख्सियत को समझना है। हम देखेंगे कि कैसे एक साधारण सी बेल वेदों से लेकर आज की प्रयोगशाला तक इतनी महत्वपूर्ण बनी हुई है। और ये सफर वाकई हैरान करने वाला है, क्योंकि पाठा की कहानी किसी एक किताब में नहीं मिलती। ये बिखरी हुई है, कुछ पौराणिक कथाओं में, कुछ जंगलों में रहने वाले समुदायों की रोजमर्रा की जिंदगी में, और कुछ आयुर्वेद के उन गहरे सिद्धांतों में जिन्हें समझने में सालों लग जाते हैं। आज हम इन सभी धागों को जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहला धागा पकड़ते हैं। इसकी जड़ें पौराणिक कथाओं में कितनी गहरी हैं? कहाँ से शुरू होती है इसकी कहानी? इसकी कहानी शुरू होती है देवराज इंद्र से। इंद्र से? जी। वैदिक साहित्य में पाठा को सिर्फ एक पौधा नहीं, बल्कि इंद्र का एक दिव्य अस्त्र माना गया है, जिसे वो असुरों के खिलाफ इस्तेमाल करते थे। एक मिनट, अस्त्र मतलब एक हथियार? हाँ, एक प्रतीक जो दिखाता है कि इस जड़ी बूटी में बीमारियों और जहर को खत्म करने की जबरदस्त ताकत है। ये तो बहुत दिलचस्प है, एक तरह का बायोलॉजिकल वेपन जिसे देवता इस्तेमाल करते थे। आप बिल्कुल सही कह सकते हैं। ऋग्वेद में इसके लिए खास शब्द भी है, सप्तनी भदनी, और इसके गुणों को एक श्लोक में कुछ यूं समझाया गया है, या देवी सर्वभूतेषु विषघ्नि रूपेण संस्थिता सा सप्तनी वेदनी वीर्यवती पाठा प्रकीर्तिता। अच्छा। इसका मतलब है वो देवी जो शरीर में जहर को खत्म करती है, जो पाचन की रुकावटों को तोड़ती है और जो शक्ति से भरपूर है, वही पाठा है। और ये वीर्यवती शब्द, इसका क्या मतलब है? वीर्यवती मतलब शरीर से जहर को बाहर निकालने की असाधारण शक्ति। वाह! तो ये सिर्फ एक क्लीनर नहीं, बल्कि एक प्रोटेक्टर और डिफेंडर भी है। लेकिन मैंने स्रोतों में पढ़ा कि इसकी ताकत सिर्फ शरीर तक ही सीमित नहीं थी, इसका असर दिमाग पर भी होता था। बिल्कुल, और ये इसकी कहानी का शायद सबसे अनोखा पहलू है। अथर्ववेद में एक जिक्र आता है कि पाठा का इस्तेमाल बौद्धिक क्षमता मतलब इंटेलेक्चुअल कोशेंट बढ़ाने के लिए किया जाता था। इंटेलेक्चुअल कोशेंट बढ़ाने के लिए? हाँ, पुराने जमाने में जब दार्शनिकों के बीच शास्त्रार्थ या बहस होती थी, तो वो अपने तर्क को और पैना बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते थे। रुकिए, दार्शनिक बहसों के लिए जड़ी बूटी? ये सुनने में थोड़ा अजीब है। आज के जमाने में तो ये परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग जैसा लग रहा है, लेकिन दिमाग के लिए? आप कह सकते हैं, ये दिखाता है कि हमारे पूर्वज शरीर और मन को अलग अलग नहीं देखते थे। जो चीज शरीर का जहर निकाल सकती है, वो मन की उलझने भी तो सुलझा सकती है। एक तरह से शरीर को शुद्ध करके बुद्धि को निर्मल करने का सिद्धांत था ये। तो ये तो हुई देवताओं और ऋषियों की बात, लेकिन क्या ये दिव्य हथियार कभी आम इंसान के हाथ लगा? मतलब जमीन पर, जंगलों में रहने वाले लोगों ने इसकी शक्ति को पहचाना? हाँ, और असल में इसकी असली शक्ति को उन्होंने ही पहचाना और जिंदा रखा है। भारत के आदिवासी समुदायों, खासतौर पर उड़ीसा, झारखंड और बिहार की संथाल और मुंडा जनजातियों के लिए पाठा सिर्फ दवा नहीं, ये उनकी संस्कृति का हिस्सा है। इसका कोई दिलचस्प उदाहरण है कि वो इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं? एक बहुत ही कमाल का उदाहरण है। ये जनजातियां एक पारंपरिक चावल की बियर बनाती हैं, जिसे हंडिया कहते हैं। हंडिया? जी, और उसे खमीर उठाने के लिए, यानी खमीर उठाने के लिए वो पाठा का इस्तेमाल एक प्राकृतिक फर्मेंटिंग एजेंट के रूप में करते हैं। एक मिनट, मतलब वो लोग हजारों साल पहले माइक्रोबायोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे थे, बिना किसी लैब या माइक्रोस्कोप के? ये तो कमाल का देसी जुगाड़ है, जो असल में शुद्ध विज्ञान है। ये सिर्फ एक परंपरा नहीं, ये तो एक पूरी टेक्नोलॉजी है ना? बिल्कुल, वो पाठा के एंटी माइक्रोबियल गुणों का इस्तेमाल करके फर्मेंटेशन की प्रक्रिया को नियंत्रित करते थे, ताकि अच्छे बैक्टीरिया पनपें और बुरे वाले नष्ट हो जाएं। अगर ये समुदाय इसे इतनी आसानी से पहचान लेते हैं, तो जरूर इसकी कोई खास पहचान होगी। अगर हमें इसे खोजना हो, तो कैसे पहचानेंगे? इसकी पहचान बहुत साफ है, अगर आप ध्यान से देखें। सिसेम्पैलिस परेरा यानी असली पाठा एक पतली सी बेल है, जिस पर हल्के रोए होते हैं। इसकी सबसे बड़ी पहचान है इसकी पत्तियां। पत्तियां? हाँ, ये पेल्टेड होती हैं। पेल्टेड? इसका क्या मतलब हुआ? थोड़ा आसान भाषा में बताइए। इसका मतलब है कि पत्ते का डंठल पत्ते के किनारे से नहीं, बल्कि लगभग बीच से जुड़ा होता है, एक छाते की तरह। अच्छा, छाते की तरह। और दूसरी खास बात, इसकी पत्तियां और तना दोनों तरफ से रोएदार होते हैं। अगर आप इसे छुएंगे तो एक मखमली मुलायम सा एहसास होगा। तो इसकी पहचान का सीक्रेट इसके टच में है, एक सॉफ्ट टच,
वेलवेटी फील वाली बेल और इसकी जड़ सुना है वो बहुत काम की होती है। हाँ, जड़ ही इसका सबसे ज्यादा औषधीय हिस्सा है। ये बेलनाकार हल्के भूरे रंग की होती है और इसका स्वाद बहुत ज्यादा कड़वा होता है। यहाँ पर किसी धोखे या भ्रम की भी कोई गुंजाइश है? क्या कोई डुप्लीकेट पौधा भी है जो इसके जैसा दिखता हो? हाँ, और ये जानना बहुत जरूरी है, खासकर आयुर्वेद के छात्रों और वैद्यों के लिए। इसका एक सब्स्टिट्यूट है जिसका नाम है स्टिफेनिया जपोनिका। अच्छा। वो भी पाठा जैसी ही दिखती है, लेकिन एक बहुत बड़ा फर्क है। और वो क्या है? वो एक टच टेस्ट है। असली पाठा की पत्तियां और तना रोएदार यानी वेलवेटी होते हैं। ओके। जबकि स्टिफेनिया के एकदम चिकने होते हैं। तो ये बहुत सीधा साधा फर्क है। अगर पत्ते को छूने पर मखमल जैसा एहसास हो तो वो असली पाठा है, और अगर वो चिकना लगे तो वो डुप्लीकेट है। जब एक ही पौधे के इतने सारे गुण हैं, वो जहर भी निकालता है, पाचन भी ठीक करता है और दिमाग भी तेज करता है, तो मुझे यकीन है कि पुराने वैद्यों ने इसे कई अलग अलग नाम दिए होंगे। बिल्कुल, आयुर्वेद में हर नाम के पीछे एक कहानी या उसका गुण छिपा होता है। इसके नामों को एक श्लोक में पिरोया गया है। अंभष्ठा वरतिक्ताचा पापे चाति सारनाशिनी पाठा नामना प्रसिद्धासा गुणई कर्म प्रकाशेत। चलिए इन नामों को एक एक करके समझते हैं। पहला नाम आपने बताया अंभष्ट। इसका क्या मतलब है? अंबष्ट का मतलब है जो रोक दे या ठहरा दे। ये शरीर से होने वाले किसी भी असामान्य स्त्राव को रोकने की इसकी क्षमता को दिखाता है। अच्छा। खासतौर पर स्त्री रोगों में, जैसे बहुत ज्यादा ब्लीडिंग या वाइट डिस्चार्ज, ये उसे कंट्रोल करती है। और वरतिक्त का मतलब तो शायद बहुत कड़वा होगा। एकदम सही। वर मतलब श्रेष्ठ और तिक्त मतलब कड़वा। फिर एक नाम है पापी। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है। हाँ, पापी नाम क्यों? यहाँ पाप का मतलब शरीर में जमा गंदगी, विष या अशुद्धियों से है। तो पापी वो है जो इन पापों का यानी अशुद्धियों का नाश कर दे। अच्छा, तो इस शरीर का एक तरह से आंतरिक शुद्धिकरण करती है। और सबसे सीधा नाम है अतिसारनाशिनी। जी, जो साफ साफ कहता है अतिसार यानी दस्त का नाश करने वाली। कमाल है। ठीक है, अब जरा और गहराई में उतरते हैं। आयुर्वेद की अपनी एक टेक्निकल भाषा है, रस, वीर्य, विपाक। उस कसौटी पर पाठा कहाँ खरा उतरता है? आयुर्वेद की इस भाषा में इसका प्रोफाइल बहुत ही दमदार है। सबसे पहले आता है रस, यानी इसका स्वाद। वो है तिक्त यानी कड़वा। ठीक है, तो ये स्वाद में कड़वी है, जैसे नीम या करेला, और मुझे लगता है इसी कड़वेपन की वजह से ये पित्त को शांत करती होगी। बिल्कुल, कड़वा रस हमेशा बढ़े हुए पित्त और कफ को कंट्रोल करता है। अब आते हैं वीर्य पर, यानी इसकी तासीर। इसकी तासीर उष्ण है, यानी गर्म। मतलब शरीर में जाकर ये गर्मी पैदा करती है, जैसे अदरक या काली मिर्च। ठीक वैसा ही। ये गर्मी पाचन की आग यानी जठराग्नि को बढ़ाती है, और पाचन के बाद जो इसका असर शरीर पर बचता है उसे कहते हैं विपाक। इसका विपाक कटु है, यानी तीखा। और इसके गुण? इसके दो मुख्य गुण हैं, लघु यानी हल्की और तीक्ष्ण यानी तेज और पैनी। अच्छा। हल्की होने की वजह से ये आसानी से पच जाती है, और तीक्ष्ण गुण के कारण ये किसी सुई की तरह शरीर के गहरे से गहरे टिश्यू तक पहुंचकर अपना असर दिखाती है। तो अगर मैं ऐसे समेटूं, ये स्वाद में कड़वी, तासीर में गर्म, पचने के बाद तीखी और अपने स्वभाव में हल्की और पैनी है। ये तो शरीर की समस्याओं के लिए एक हीट सीकिंग मिसाइल जैसा कॉम्बिनेशन हो गया। आपकी ये एनालॉजी एकदम फिट बैठती है। आयुर्वेद में इन गुणों को एक छोटे से श्लोक में याद रखा जाता है। तिक्तोष्ण कटुपाकाच लघु तीक्ष्ण त्रिदोषजित पाठा कफ पित्त हरा ज्ञया दीपन पाचनी। तो इस दमदार प्रोफाइल का असली मतलब क्या है? ये शरीर में जाकर कौन कौन से मुख्य काम करती है? इसके कर्म यानी इसके एक्शन बहुत सारे हैं। जैसा श्लोक में कहा गया, ये त्रिदोष शामक है, लेकिन इसका मुख्य असर बढ़े हुए कफ और पित्त पर होता है। इसके मुख्य कर्मों की बात करें तो ये पाचक है, ज्वरहर है, रक्त शोधक है, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम है स्तन्य शोधन। स्तन्य शोधन, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है माँ के दूध को शुद्ध करना। अगर माँ के दूध में किसी तरह का दोष है जिससे बच्चे को तकलीफ हो रही है, तो पाठा उस दूध को शुद्ध करती है। ये वाकई अद्भुत है। अच्छा, मैंने आयुर्वेद में एक और शब्द सुना है, प्रभाव। कहते हैं कि ये जड़ी बूटी की सुपर पावर होती है। क्या पाठा के पास भी कोई ऐसी सुपर पावर है? आपने बिल्कुल सही समझा। प्रभाव ही जड़ी बूटी की असल खासियत होती है, और पाठा के पास एक नहीं कई सुपर पावर्स हैं।
पहली है इसकी एंटी स्पैज्मोडिक शक्ति। हमारे सूत्रों के मुताबिक इसमें हयातीन नाम का एक केमिकल कंपाउंड होता है जो मांसपेशियों की ऐंठन और दर्द को कम करता है। अच्छा, इसीलिए ये मासिक धर्म के दर्द में इतनी कारगर है? जी, और इसकी विषहर शक्ति भी इसका प्रभाव है। ये सिर्फ शरीर के अंदर बने जहर को ही नहीं बल्कि बाहर से आए जहर को भी बेअसर करती है। इसके अलावा ये सूक्ष्म जीवरोधी है, एंटीमाइक्रोबियल है, और आखिर में ये यकृत रक्षक हेपेटोप्रोटेक्टिव है, यानी ये हमारे लिवर की कोशिकाओं को बचाती है। और लिवर को भी प्रोटेक्ट कर रहा है। ये तो आयुर्वेद का स्विस आर्मी नाइफ हो गया। ये उपाधि इसके लिए बिल्कुल सही है। तो फिर जाहिर है कि आयुर्वेद की बहुत सी क्लासिकल दवाओं में इसका इस्तेमाल होता होगा। कहाँ-कहाँ हम पाठा को एक्शन में देख सकते हैं? आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन आयुर्वेदिक ग्रंथों में इसके 342 से ज्यादा फॉर्मुलेशन का जिक्र मिलता है। 300 से ज्यादा? ये तो बहुत बड़ी संख्या है। कुछ मुख्य उदाहरण दीजिए। सबसे प्रसिद्ध योगों में से एक है पुष्यानुग चूर्ण। ये स्त्री रोगों के लिए एक बहुत ही जानी मानी दवा है, खास तौर पर लिकोरिया और मासिक धर्म में बहुत ज्यादा ब्लीडिंग को नियंत्रित करने के लिए। अच्छा। दूसरा है पाठादी क्वाथ, जिसका इस्तेमाल खास तौर पर स्तन्य शोधन के लिए होता है। और एक और महत्वपूर्ण योग है महातिक्त घृत। और इसे अलग अलग रूपों में लिया जाता होगा, जैसे पाउडर, काढ़ा या घी? जी, बीमारी और मरीज की जरूरत के हिसाब से इसे क्वाथ, चूर्ण, लेप और घृत के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो हमने आज पाठा का पूरा सफर देखा, इंद्र के अस्त्र से लेकर आदिवासियों के सीक्रेट इंग्रेडिएंट तक, और आयुर्वेद के गूढ़ विश्लेषण से लेकर आज की फार्मेसी की दवाओं तक। ये सिर्फ एक बेल नहीं, बल्कि ज्ञान की एक जीती जागती विरासत है। बिल्कुल। और इस ज्ञान का उपयोग करते समय कुछ सावधानियां भी जरूरी हैं, जिनका जिक्र हमारे ग्रंथों में मिलता है। गर्भावस्था में इसका उपयोग हमेशा किसी विशेषज्ञ की देखरेख में ही करना चाहिए। साथ ही जिन लोगों की प्रकृति वात वाली है, उन्हें इसका इस्तेमाल सावधानी से करना चाहिए। ये एक बहुत जरूरी बात है। और अंत में अथर्ववेद की वो बात मेरे दिमाग में घूम रही है कि पाठा का उपयोग दार्शनिक बहसों के लिए बुद्धि को तेज करने हेतु किया जाता था। आज की दुनिया में जहां हम सब सूचनाओं के बोझ और डिजिटल डिस्ट्रैक्शन के तले दबे हैं, क्या मेध्य जड़ी बूटियों का ये प्राचीन ज्ञान हमें मानसिक स्पष्टता और फोकस पाने का कोई नया रास्ता दिखा सकता है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।